नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोई सब्बसाहूनम। आज से हम कुछ तद्धित प्रकरणों की चर्चा करेंगे। तद्धित प्रकरणों के मतलब तद्धित प्रत्ययों के संबंध में एक सबसे विशेष बात होती है कि प्राय इनका संयोग शब्दों के साथ होता है। कुछ अपवाद छोड़ दो तो प्राय। अच्छा, दूसरी बात, यदि शब्दों में प्रभावित हो तो संधि होने के उपरांत ही प्रत्यय का संयोग करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सु उत्थितस्य, ऐसा शब्द है। इसमें प्रत्यय प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सु का और उत्थित का संधि कार्य विशेष है। यानी ये होगा सुत्थितस्य, तभी जाकर के इसमें अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय कार्य हो सकता है। यानी संधि नहीं हुई है तो प्रत्यय कार्य नहीं होगा। आगे ये प्रत्यय वैकल्पिक होते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, कुंतेः अपत्यम। अब मूल शब्द क्या है? कुंती। और शब्द है अपत्यम। अपत्यम में जो है अण वगैरह जो भी प्रत्यय लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये कौंतेय बनता है। कैसे बनता है ये सारी चर्चा अपन आगे करेंगे जब प्रत्ययों का एक एक का विवरण करेंगे। यहाँ में केवल कौंतेय अपत्यम कौंतेय आ गया तो हम इसके स्थान पर कुंती पुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कुंती पुत्र के जो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। कुंती पुत्र, इसके स्थान पर यदि हम चाहे तो हम कुंते अपत्यम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वैकल्पिक दशा होने के कारण से आपके तीन रूप बनेंगे, क्वचित दो, क्वचित तीन। यदि समास होता है तीन और समास नहीं करते तो क्वचित दो। मूल रूप, प्रत्यय का संयोग करने पर बनने वाला रूप। तो ये विशेष नियम था। दूसरी बात, समर्थक पदों से ही इसका संबंध होगा।
सरल सरल बात कहूं तो समर्थ पद कहते हैं जिसमें संबंधित कार्य हो चुका है। जैसे रामः, राम जो है ये पद नहीं है, और यदि राम पद है तो फिर ये संबोधन का पद है तो हो जाएगा। लेकिन जैसे राम की जगह अपन लेते सुधा, तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया। तो यदि समर्थ होता है तो ही तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा, अन्यथा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। अब गए हैं, उदाहरण के लिए तद्धित प्रत्यय होते साधारण तद्धित प्रत्यय, दूसरे होते अपत्यार्थक प्रत्यय। अपत्यार्थक यानी अपत्य कहते पुत्र या पुत्री को, यानी संतति को। भैया आवाज ब्रेक होने का कारण हो सकता है कि मैं बिहार में हूं, तो नेट की समस्या के कारण से थोड़ी कमजोरी हो सकती, बाकी इधर से आवाज फुल है। तीसरे है विकारक, चौथे है संबंधार्थक, पांचवे है शैक्षिक, छठे है परिमाण संख्यार्थक, सातवें है भावार्थक कर्मार्थक, आठवें है मध्यर्थीय, नब्बे है समूहार्थक, दसवें है हितार्थक। और 11वें है क्रिया। चूंकि सभी की स्वतंत्र स्वतंत्र कि कौन कौन से प्रत्यय किस किस के काम आते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इन भागों में इनको बांटा गया है। हाँ सुनंदा जी, यहां से मैं अनम्यूट कर चुका हूं। महाराज जी ते मिटवू नका की लवकर. नहीं मिटवलं नाही. समूहार्थक झालंय माझं पुढं, ते खाली दिसना. नहीं तो ये ऊपर रखा है समूहार्थक के बाद। कुठं नाही दिसत. कुठं ठेवलंय काय दिसना. ऊपर कुठं. मध्यवर्ती के बाद समूहार्थक, समूहार्थक के बाद हितार्थक के बाद क्रिया विशेषणार्थक। हा हितार्थक क्रिया विशेषणार्थ. हा झालं महाराज, चलिए, झालं. तो हा कुछ प्रत्यय चर्चा अपन क्रम से आरंभ करते हैं। इनमें से पहला प्रयोग करते अपन इनमिच प्रत्यय। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रत्ययों का प्रयोग करने की अपनी एक विशेषता है और वो करते हैं। मतलब यदि
प्रत्यय पढ़ते जाएंगे तो आप कहेंगे ये शब्द तो हम प्रयोग करते हैं, बस क्यों करना है इसका अगर ध्यान हो जाए तो इन प्रत्ययों के विषय में बहुत सरल से हमें समझ में आता है। तो इनमित जो प्रत्यय होता है तस्य भाव इस अर्थ में होता है। तो ये इसका मूल प्रयोग रहा। 3:30 अभी बजती है, 15 मिनट का काम है। चलिए, इनमिच प्रत्यय में से केवल इमन बचता है। हाँ? इससे ईमन कैसे बचेगा? फिर क्या बचेगा? इनम बचेगा, इनम। इसका लोग इनमिच प्रत्ययांत शब्द भाववाचक होगा। वैसे ये नहीं भी बताते तो काम चल जाता, क्योंकि तस्य भाव इस अर्थ में ही जब हो रहा है तो ये शब्द भाववाचक ही होगा। नियम से पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा। अब ये बड़ा झटका लगेगा जब अपन प्रयोग देखेंगे, और इसके रूप राजन के समान बनते हैं। तो ये तो इसके सामान्य नियम। अब कुछ विशेष नियम को भी देख लेते हैं। तो विशेष नियम में पहला नियम है, जिन शब्दों के साथ उनका प्रारंभ यदि व्यंजन से हो रहा हो और उन व्यंजनों में रिकार हो तो री का र होता है, र पूरा होगा। ये पहला नियम हुआ। देखते हैं, मृदु शब्द है और मृदु शब्द के साथ इनमिच का प्रयोग है, तो मृदु के साथ इनम बचा। इमनिच है, ये इमनिच मैंने पूरा ही गलत लिखा है। क्या है? इम, इमनिच। अभी इधर भी चेंज होगा। हो गया।
नियम देख लो, नियम में यहाँ जिन शब्दों के साथ इमनिच का संयोग होता है या किसके साथ हो रहा है, मृदु, उनका प्रारंभ व्यंजन से हो, तो व्यंजन क्या है, म, और वो उन व्यंजनों में रिकार हो तो उसमें री है। सारी शर्त पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा रिकार का रकार करना है, तो अपन कर लेते, म धन री धन इमन, ठीक, म धन र धन इमन, तो ये हो गया, ये दूसरा। तो अब अपने सामने यहां तक रूप बना, अभी अपन केवल यहां तक रुकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। चलो, तो अपने सामने ये था। अब अंतिम स्वर कौन सा था, तो दू, इधर की बात करनी नहीं, ये तो प्रत्यय है। यहां तक हमने काम किया था, म था, म में र था, मतलब री था, री का र कर दिया, लेकिन दू में तो चाहिए। तो हमने कहा कि अंतिम स्वर का लोप करना है, तो अंतिम स्वर का लोप कर दिया। अब शब्द बना हमारे पास संयोग करने पर मृदिमन, और इसके रूप कैसे चलते, तो राजन की तरह, तो मृदिमा, राजन राजानौ राजानः, राजा राजानौ राजानः प्रथमा, ऐसे मृदिमा मृदिमानौ मृदिमानः प्रथमा, ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि दिखने में स्त्रीलिंग दिखता है। ठीक, कर लेते, लघु धन लेते, ठीक। यहाँ पहला नियम क्या था अपना, व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन तो है, लेकिन वो व्यंजन कैसा नहीं है, व्यंजन तो हो, व्यंजन जिसमें हो रहा है उसमें रिकार लगा हुआ हो, तो रिकार लगा हुआ नहीं है ल में। देखिए यहाँ दो व्यंजन हैं, उसमें से प्रारंभ किस और ल में रिकार नहीं है, इसलिए हमारा दूसरा नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा, अंतिम स्वर का लोप होता है, हमने अंतिम स्वर का लोप कर दिया, तो लघ धन ईमन, तो ये हो गया लघिमन, और इसका रूप बनेगा लघिमा लघिमानौ लघिमानः प्रथमा, राजा राजानौ राजानः प्रथमा। अब लघिमा शब्द जो है ये पुल्लिंग है, नहीं स्त्रीलिंग के साथ लगेगा तो स्त्रीलिंग हो, लेकिन मान लो किसी के साथ शब्द का प्रयोग होता है तो क्या होगा, गरिमा, गरिमा बिल्कुल अंकित भैया, आप करके देख लो, मैं क्या बताऊं, अणु, तो अणिमा बन जाएगा। अब जो आपने कहा उसकी भी चर्चा करते हैं। महिमा शब्द की अपन फिर करते हैं, क्योंकि उसके लिए एक नया नियम है। अंतिम स्वर के साथ यदि, तीसरा नियम,
ये अणिमा तो बन जाएगा ना आपसे, वही ऐसे में क्योंकि लघु में और अणु में कोई अंतर नहीं नियम में। आगमन शब्द नहीं ना, राजा की तरह चलेंगे। रूबी दीदी, आत्मन शब्द में इनमिच प्रत्यय नहीं है, हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं। ये है यदि अंतिम स्वर के स्वर व्यंजन के साथ हो, व्यंजन का भी लोप होता है। मतलब अंतिम स्वर प्लस व्यंजन हो तो की दिशा में स्वर का तो लोप होना है, बाद के व्यंजन का भी लोप होगा। जैसे अपन कर लेते हैं, शब्द है महत, करना है इमनिच प्रत्यय। पहले तो देखो प्रारंभ कैसे हुआ है, से। पहला क्या, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो री नहीं है, तो पहला नियम छोड़ दो। दूसरा नियम क्या है, ह का लोप करो, मतलब ह के अ का लोप करो। लेकिन केवल ह के अ का लोप करने से काम नहीं हो रहा है। मान ले ऐसा करते तो हमारे पास ह और त दो व्यंजन हो गए। तो ये यदि आप स्वर का लोप कर रहे हैं और उसके बाद यदि व्यंजन है तो व्यंजन सहित स्वर का लोप करना है। क्या करना है, व्यंजन सहित स्वर का लोप करना है। तो हमने क्या किया, अत का लोप किया, तो ये हो गया मह धन ईमन, तो ये बना महिमन। अब महिमा, महिमानो, महिमानः प्रथमा, ये हमारे रूप बने। नहीं बना है, उसके जैसा चल रहा है। उसके जैसा चल रहा है। देखिए दीदी, आपको एक बात बताऊं, कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रत्यय लगते हैं तो प्रत्यय में परिवर्तन नहीं होता, प्रत्यय का आदेश जरूर होता है। जैसे अपन करेंगे तो इकण आदेश हो जाएगा, लेकिन जब आप इकन जोड़ेंगे तो आपको प्रत्यय इकन दिखेगा। जैसे मूल शब्द हो गया महिमन, ठीक है ना, तो आपको इमन दिख रहा है। अभी तक जितने शब्द आपने सामने गए, आप देखो मृदिमन, तो आपको इमन दिख रहा है, मतलब इमन का उच्चारण के बिना आपका शब्द पूरा नहीं हो रहा है। लगीमन, इमन आपके मुंह से निकल रहा है, संयोग में निकल रहा है, क्योंकि अपन ने घ को हलंत कर दिया है ना। अणिमन, तो इमन आपने बोला है, इमन, इमन आपने बोला, इमन बोल रहे हैं। अरे हम ये आप भी काम करना है, ये एक दो प्रत्यय, खूब सारे प्रत्यय के विषय में कितना जानना है। आदेश तो होता है, परिवर्तन नहीं होता। ये अपने को आएगा कि ठक प्रत्यय इकण हो जाता है, इकण हो जाता है तो उसके क्या रूप बनते हैं, लेकिन आपके मुंह से इक तो निकलेगा। प्रत्यय लगा है तो उसका जो प्रत्यय आप बोल रहे हैं वो प्रत्यय आपके मुंह से निकलेगा उस शब्द के लिए। इसका अर्थ है कि आपका प्रत्यय विधि का काम पूरा हो रहा है। चलिए एक और बात कर रहे हैं, ये कि इनमिच का प्रयोग करते समय उकार रूप प्रथम स्वर को भी गुण कर लेना चाहिए।
इसका उदाहरण देखते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? सामान्य रूप से रंगवाचक और दृढ़ादि गण में पठित शब्द, इसका प्रयोग होता है। थोड़ा सा मैं इसमें जानकारी दूं, आगे अपने साथ क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने प्रत्येक प्रकरण को जितना समझाने का प्रयत्न किया है उतना इन्होंने, अब आप कहोगे हम कहाँ कहाँ इन प्रत्यय का प्रयोग करें, तो उन्होंने कहा अमुक अमुक गण में करो। जैसे एक शब्द आगे आएगा अजाद्यस्ताप, तो उन्होंने कहा अजादि गण में शब्दों में ताप करना चाहिए स्त्रीलिंग करने में। अब अजादि गण क्या है? तो अजा है आदि में जिसके, ऐसा गण, ठीक है। अब ऐसा गण कितना है तो वो अपने को एक बार लिख करके लेने पड़ेंगे गणों के व्यवस्थाएं। तो मैं प्रयत्न करता हूं कि अपन कल इस पर काम कर सके। तो गणों के कुछ तो काम हो, मतलब जो जो अपन करे, जो जो प्रत्यय करे उसमें आने वाला गण उसके साथ लिखा जाए ताकि वो सारे शब्द बन सके। जैसे अब इन्होंने कहा दृढ़ादि गण, तो दृढ़ शब्द है आदि में जिसके, ऐसा गण, वो हो गया दृढ़ादिगण। अब दृढ़ादिगण में कुछ शब्द यहाँ तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपके प्रश्नों को अपन यहाँ अंकित करना है। प्रथम स्वर री के अलावा कोई और हो तो क्या करे, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो एक और दो दृढ़ का, तो दृढ़ शब्द है और इनिच प्रत्यय है। करना क्या क्या है? तो व्यंजन से प्रारंभ है, रिकार है, इसलिए द पूरा हो गया, ढ अंतिम स्वर लोप हो गया, और इसमें इमन प्रत्यय लगा, तो ये हो गया दृढ़ीमा, मतलब दृढ़ी मन। और दृढ़ी मन का दृढ़िमा दृढ़िमा। अब भैया अंकित भैया ने पूछा है कि मान लेते कि यहाँ पर ऐसा शब्द नहीं हो, विकारांत के अलावा कोई भी। जैसे उदाहरण के लिए भू धातु है, मतलब भू नाम का शब्द है जमीन के लिए, और इसमें ईमन प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो इन्होंने भूमा शब्द बनाया है। है ना, तो देखो ये उकार का लोप हो जाएगा। नहीं होगा, ये कह रहे हैं मतलब भूमन शब्द बनेगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्यय का पूर्व सवर्ण हो जाएगा। और बनेगा भू, तो भूमऊ, इस तरह से भूमानव इत्यादि रूप बनेंगे। मान लेते लोप नहीं किया हमने, पूर्व सवर्ण किया है। मतलब भू का उ और ई, तो ई पर में है, उसको पूर्व सवर्ण कर दिया तो भू का भू रह गया। अब एक प्रश्न था, जैसे क्षिप्र शब्द है, तो एक नियम बनाया है कि यदि ऐसा हो तो उसका गुण कर लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा क्षे प,
अंतिम स्वर का, अंतिम व्यंजन का लोप हो गया और इसमें इमन प्रत्यय लग गया, तो ये बना क्षेप इमन। क्षेपिमा, क्षेपिमो। यदि र उकार हो तो भी पूर्व स्वर का गुण हो। ना ये दूसरा नियम लगेगा। मैं वो समय हो चुका है, मैं कल आपको नियम लिखाता हूँ। कुछ 8-10 शब्द ऐसे हैं जिनके यहाँ पर आदेश होते हैं, तो गुरु का गर आदेश होता है, गरिमा बन जाएगा। मन बनेगा ये। गुरु का गर आदेश होता है और गर आदेश होकर के इमन प्रत्यय लगता है। तो ये टाइम हो चुका है, मैं कल चर्चा करूं आपके